एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यशिका मेहता। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे एंड साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि इस कोविड वाले समय में बहुत बच्चे मक्कार हो चुके हैं, वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सीरियल वाइज अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और साथ ही साथ अपना कॉन्सेंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर, अपने सब्जेक्ट्स पर रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। ओके सो गाइस, आज के इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ये साइंस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, जो आपसे हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कौन सी भी क्लास में पढ़ रहे हो, अगर आपको स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पता है मतलब आपको साइंस का बेसिक्स नहीं पता है। क्लियर है? पुराने समय में जब हम लोगों ने पढ़ा था तब सिर्फ 3 स्टेट्स पढ़े थे हम लोगों ने, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन आज के समय में न्यू अपडेशन के बाद 5 स्टेट हो चुके हैं मैटर के कितने स्टेट्स हैं? 5 स्टेट्स हैं। तो अब से आपसे कोई भी पूछे कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, तो यू हैव टू आंसर 5। अंडरस्टूड? साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं कि सन शाइन क्यों करता है। इसका राज भी इसी में छुपा है कि सन और स्टार्स शाइन क्यों करते हैं। इस सवाल का जवाब भी हम इस वीडियो के जरिए आज ढूंढने वाले हैं। सो गाइस, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम। ओके, सो लेट्स मूव टू दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। मैटर क्या होता है ये तो आपको पता ही है, हम लोगों ने पढ़ा है। एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज़ नोन एज मैटर। ठीक है, जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर की डेफिनेशन क्लियर है? अब इतने छोटे बच्चे तो नहीं है कि मैं मैटर की डेफिनेशन भी यहाँ लिख कर समझाऊँ। ओके, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मैटर के। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मूवमेंट। देखिए, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, उसके पार्टिकल्स हमेशा कैसे होते हैं? मूवमेंट, मोशन में होते हैं हमेशा। मूवमेंट मतलब हिलते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। क्लियर है? देखिए, एक चीज़ से अपन ये समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स क्या होते हैं? कण। कण हमेशा कैसी स्थिति में रहते हैं? मूवमेंट की स्थिति में रहते हैं, मतलब हिलते रहते हैं। ठीक है? द पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम, और पार्टिकल्स के बीच में कुछ कुछ गैप होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। अब इस गैप से ही निर्धारित होता है कि वो कौन से स्टेट ऑफ मैटर में जाएगा। ठीक है, और उस गैप को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स नोन एज, दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कोई भी पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल्स से मिलके बनता है। ठीक है, तो उनके बीच में जो गैप होता है उसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, आप एक चौक लेना और उस चौक को सिर्फ हाथ लगाना, उस चौक के जो कण हैं वो आपके दूसरे हाथ में आ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उस वजह से जैसे ही आपने उस चौक को हाथ लगाया तो उसके पार्टिकल्स आपके सेकेंड उंगली में चिपक जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो कैसा होता है? थोड़ा सा लूजली बाउंडेड होता है, सॉलिड होने के बाद भी। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। याद रखना, जैसे कोई भी मैटर आप समझ लीजिए, एक चीज़ इतने वॉल्यूम में, मतलब इतनी ज़्यादा अमाउंट में बंध क्यों पाती है? आपने कभी सोचा है कि मिट्टी बिखरी हुई क्यों नहीं रहती है? मतलब अलग अलग कण अलग अलग जगह क्यों नहीं रहते हैं? सब आपस में इकट्ठी हुई मिट्टी में इतने सारे कण साथ में क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि वो एक जैसे पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अगर चुंबक होती है, मैग्नेट, मैग्नेट भी क्या करती है? आयरन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, और मैग्नेट मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही क्या होता है कि हर पार्टिकल्स अपने अपने मैटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है इतना आपको? वैसे इतना डीप में आपको मैटर को समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, नाउ मूव टू दिस स्टेट्स ऑफ मैटर। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, आज अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे पहला सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैशियस स्टेट, ये तो हमें पता ही है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं। बट द न्यू आर प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। याद रखना, प्लाज्मा नया है और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट नया है। क्लियर है आपको? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।
अब हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस की जो विशेषताएं हैं वो तो हम फटाक से इस टेबल के ज़रिए समझ लेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये भी आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है, वहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉलिड स्टेट की हम बात करते हैं। डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। डेफिनेट शेप मतलब इनका जो शेप होता है वो डेफिनेट रहता है, मतलब एक जैसा रहता है, और फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटर का माउस लिया, तो माउस का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, जो भी स्पेस, जो क्षेत्र कोई भी वस्तु लेती है अपने आप को स्थित रखने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, याद रखना। तो मान लीजिए मैंने कंप्यूटर का माउस लिया, कंप्यूटर के माउस को मैंने रखा, तो वो उतना ही स्पेस लेगा जितना उसका शेप है। क्लियर है? तो ऐसे ही जितने भी सॉलिड की चीज़ें होती है वो उनका शेप और वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, मतलब जितना स्पेस उसको रखने के लिए चाहिए वो उतना ही वॉल्यूम लेगी। ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नेक्स्ट, तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। आप सॉलिड को कंप्रेस करके छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हो, ये याद रखना। क्या आप किसी भी अलमारी को दोनों साइड से दबा के उसको कंप्रेस कर सकते हो क्या? नहीं ना। या फिर उसको दोनों तरफ से खींच के आप उसको चौड़ा कर सकते हो अलमारी को? नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ अ सॉलिड, इट हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्लियर है? तो इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो पूरी तरह से नेग्लिजिबल होती है, मतलब नहीं होती है। क्लियर है? अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, तो लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप नहीं होता है। आई बात समझ में? मतलब अगर मैंने एक ग्लास लिया और एक जग लिया, अगर मैं पानी को उसमें डालूंगी तो वो वॉल्यूम, तो उस पानी का वो वॉल्यूम जो है, पानी का जो वॉल्यूम है वो उस जग के हिसाब से ले लेगा अपने आप को, लेकिन उसका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता है। जग के अंदर जाने पे वो जग का शेप का हो गया और ग्लास के अंदर जाने पे वो ग्लास के शेप का हो गया। इसीलिए लिक्विड का कभी भी डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप कभी भी नहीं होता है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है कि लिक्विड्स का कभी भी कोई शेप नहीं होता, वो जिस आकार में जाते हैं उस आकार के बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम गैसियस स्टेट की। नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं पता है? गैस के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, दूर दूर इस तरीके के होते हैं। गैस के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं दूर दूर, और इनका कोई वॉल्यूम या कोई शेप नहीं होता है। इनको आपको किसी भी सिलेंडर के अंदर कंप्रेस करके रखना पड़ता है। ठीक है, जब आप कंप्रेस करते हो तभी ये एक सिलेंडर में पूरी तरह से भरा पाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लिक्विड की, तो लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, थोड़े थोड़े पास होते हैं। ठीक है, और अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम इस तरीके से बाउंडेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है? बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। दे हैव द टेंडेंसी टू रिटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अगर इन्हें बाहरी तौर से कोई भी फोर्स लगाया जाए इनके ऊपर तो ये अपना शेप वापस ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बाहर से हम कोई फोर्स लगा रहे हैं इनके ऊपर तो ये वापस शेप ले लेंगे। मान लीजिए कोई मिट्टी का ढेला है, अगर मिट्टी का ढेला ऐसे ही पड़ा है, पानी आ रहा है और वो जम गई है मिट्टी, तो उसका शेप कैसा भी, मतलब कुछ तो भी शेप हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसको आप एक पॉट का शेप दे दो, तो हम उसे फिर से पानी डालकर और खोद करके और उसको वापस एक मिट्टी के पॉट का शेप दे सकते हैं। इसका मतलब सॉलिड के अंदर क्या टेंडेंसी होती है, अपने शेप को वापस रिटेन करने की आउटसाइड फोर्स के द्वारा। मतलब बाहरी फोर्स अगर उसके ऊपर लगेगा, बाहरी दबाव अगर लगेगा, तो वो अपने शेप को कैसे भी कर सकती है। क्लियर है? बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज देयर शेप, सो दे आर नॉन रिजिड एंड कंसिडर्ड एज फ्लूइड्स। लिक्विड्स जो होते हैं ना वो अपना शेप तो चेंज करते रहते हैं, इसीलिए उन्हें हम रिजिड नहीं कह सकते, नॉन रिजिड कहते हैं हम। मतलब कोई ठोसपना होता है क्या लिक्विड में? नहीं होता है ना। लिक्विड कैसा होता है? फ्लूइड जैसा। फ्लूइड मतलब एकदम बहने जैसा, बिल्कुल बहता ही रहता है हमेशा। लिक्विड का कोई अपन उसको बांध तो सकते नहीं लिक्विड को कि हमने उसको पकड़ लिया हाथों से। सॉलिड को तो हम पकड़ सकते हैं मगर लिक्विड को नहीं। क्यों? क्योंकि लिक्विड नॉन रिजिड होता है। क्लियर है? गैसेस की बात करें, the gaseous particles are in a state of random motion. They continuously hit each other and also the walls of container. जिस भी कंटेनर के अंदर गैशियस पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस उस कंटेनर की दीवारों के ऊपर, वॉल्स के ऊपर फोर्स लगाते रहते हैं। आई बात समझ में? ये देखिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पर। आई एम सॉरी।
ये कंटेनर देख रहे हैं आप, ये सभी गैस के सिलेंडर्स हैं। अलग अलग गैसेस को अलग अलग सिलेंडर्स में भरा जाता है। जैसे अपने घर में जो भी हम यूज़ करते हैं उस गैस को अलग सिलेंडर में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी के लिए सिलेंडर अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो गैस पार्टिकल्स इन सिलेंडर्स में होते हैं ये कंटिन्यूसली एक दूसरे को हिट करते रहते हैं। मतलब ये इधर मूव किया, ये इसके पास आया, इसने इसको हिट किया, फिर ये वापस दूर चला गया, इस टाइप से। और जो वॉल्स होती हैं कंटेनर की उस पर भी ये कंटिन्यूसली हिट करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ हम बात कर रहे थे लास्ट पॉइंट की, दैट इज़ दे आर रिजिड, दैट इज़ ऑन अप्लाइंग द फोर्स दे में ब्रेक बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। देखिए ये इतने ठोस होते हैं सॉलिड कि बाहर तौर से अगर आप इस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये टूट ज़रूर सकते हैं, लेकिन ये इनका शेप बदलना मुश्किल है। मान लीजिए एक कुर्सी ले लिया आपने, कुर्सी के 4 पैर होते हैं, अगर चारों पैर मैंने अलग अलग निकाल दिए, ठीक है, तो हमने क्या किया, फोर्स के रूप पे उनके चारों पैर अलग अलग तो निकाल दिए, लेकिन क्या उन पैरों का शेप हम चेंज कर सके? नहीं कर सके, क्योंकि वो एक डेफिनेट शेप लेकर बैठे हैं। ठीक है, तो जो आउटसाइड फोर्स अप्लाई करके आप सॉलिड का जो शेप है उसको नहीं बदल सकते हो, लेकिन उसको तोड़ ज़रूर सकते हो। ठीक है, बीच में से ब्रेक ज़रूर कर सकते हो। लकड़ी को तोड़ते हैं ना हम, वो कभी भी अपना शेप बदलती है क्या समय के साथ? वो अगर लकड़ी इस टाइप से अगर स्केल के तौर पर है तो वो सालों तक स्केल के तौर पे ही रहेगी, वो कभी भी अपने शेप नहीं बदलेगी जब तक आप उसको ब्रेक ना करो, तोड़ो ना उसे। क्लियर है? ओके, द रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस इज़ हायर एंड लोअर फॉर सॉलिड। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन वो होता है बिखराव करने का जो एक गति है, उसको कहते हैं हम रेट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब गैसेस जो हैं वो कितने गति से एक दूसरे को बिखेर लेती है इधर उधर, वो हायर होता है काय में? गैस में। मतलब गैस के पार्टिकल्स मूविंग रहते हैं हमेशा। मैंने बताया ना आपको कि गैस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, इसीलिए उनके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। और सॉलिड के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन बिल्कुल लोअर होता है, ना के बराबर, क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल जो जैसा है वो स्केल वैसी की वैसी रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सॉलिड के पार्टिकल्स मूव करते होते तो स्केल क्या बन जाती? कुर्सी बन जाती, और कुर्सी स्केल बन जाती समय के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन नहीं होता है। किस में नहीं होता है? सॉलिड में नहीं होता है, गैशियस में तो होता है। गैशियस में तो अपन गैस वाला बलून लाते थे बचपन में, आपको याद है? उसके अंदर हीलियम गैस भरते तो वो हमेशा ऊपर की तरफ क्यों मूव करते थे? क्योंकि उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, बिखराव करने की जो गति है, वो हमेशा उसे आकाश की ओर खींचती है, ऊपर हायर लेयर्स के ऊपर खींचती है, इसीलिए वो हमेशा ऊपर की ओर उड़ते हैं। क्लियर है? चलिए, आज का हमारा सबसे मेन सवाल आपको जवाब मिलने वाला है कि सन शाइन क्यों करता है और स्टार्स शाइन क्यों करते हैं। प्लाज्मा, ये फोर्थ स्टेट है मैटर का, अच्छे से सुनना। इट्स द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स. These particles are in the form of ionized gases. Example, the fluorescent and neon gas and fluorescent tube contains the helium gas or other gas. यहाँ पर गेम्स हो गया है, गैसेस कर लेना इसको, मार्कर अच्छे से चल नहीं रहा है। अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा क्या होता है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। फोर्थ स्टेट किसे कहते हैं हम? प्लाज्मा को। इसके अंदर क्या होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। मतलब सबसे ज़्यादा उत्साही और सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक, एनर्जी से भरे हुए पार्टिकल्स अगर होते हैं तो वो काय में होते हैं? प्लाज्मा में होते हैं। क्लियर है? ये आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होते हैं। ये पार्टिकल्स किसके फॉर्म में होते हैं? आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में, जिनके अंदर आयन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हम ने पढ़ा था ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, उसके फॉर्म में होते हैं ये पार्टिकल्स। एग्जाम्पल, द फ्लोरेसेंट एंड नियॉन गैस एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब कंटेन्स द हीलियम गैस और अदर गैसेस। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर प्लाज्मा के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस इतना समझना कि इसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। इसके अंदर सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं, और जो हमारा सन शाइन करता है वो प्लाज्मा की वजह से करता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप सबसे, अगर सन का स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैस में से कोई सा होता तो क्या सन सॉलिड के उसके पास आने पर उसे अट्रैक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने तो आपसे क्या कहा था कि एक जैसे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सन सॉलिड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी सॉलिड एक समय के बाद जल के ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, लिक्विड
एक समय के बाद वेपर्स में बदलने के बाद ख़त्म हो जाता है, और गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन इतना ज़्यादा होता है कि वो पूरे आकाश में बिखर जाती। अगर सन का जो स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस में से कोई भी एक होता तो सन बचता ही नहीं। सन समय के साथ अपनी टेंडेंसी को लूज़ करता, मतलब वो उसकी जो गति है, उसके अंदर जो एनर्जी है वो ख़त्म होती जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सन की एनर्जी हर दिन बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि वो स्टेट ऑफ मैटर का क्या है, उसका प्लाज्मा है। उसके अंदर सुपर आयोनाइज्ड पार्टिकल्स हैं, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, जो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर में आते हैं। ठीक है, जिसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, 5330 डिग्री। समझ रहे हैं आप? इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर। इतने टेम्परेचर पे कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस अस्तित्व में रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वो पूरी तरह से डिफ्यूज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सॉलिड तो जल जाएगा, लिक्विड वेपर बन जाएगा, और गैशियस जो है वो बिखराव के रूप में उड़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो सन का जो टेम्परेचर है, सन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है। ये सन का टेम्परेचर नहीं, ये प्लाज्मा का टेम्परेचर। कि प्लाज्मा कितने टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है? 5330 डिग्री पर। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द गैस। प्लाज्मा एक अलग अलग कलर के साथ ग्लो करता है, उसके गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। अपन आकाशगंगा में देखते हैं तो अपन को कितना कलरफुल दिखता है। किसी दिन देखना, जैसे यहाँ आपको स्टार्स दिख रहे हैं, कुछ स्टार्स ज़्यादा शाइन कर रहे हैं तो कुछ कम कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जिनका जो प्लाज्मा का रेट है, जिसका ज़्यादा है, वो अच्छे से ग्लो कर रहे हैं, जिनका कम है वो कम करेंगे ग्लो। ठीक है, ऐसे ही सन जो होता है वो भी किस वजह से ग्लो करता है? प्लाज्मा की वजह से ग्लो करता है। और सन किस स्टेट ऑफ मैटर में आता है? प्लाज्मा में आता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट पर। व्हाट इज दिस बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट? ये एक फिफ्थ स्टेट है हमारे मैटर का। इट इज़ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, BeC, इन्फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ गैस of extremely low density, about 100,000 the density of the normal air, to super low temperature। मतलब ये बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है, ये गैस को कूल करने के बाद बनता है। एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कितनी कम है? 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। मतलब नॉर्मल एयर के कंपैरिजन में 100,000 इसकी डेंसिटी कम है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट की। ठीक है, और ये सुपर लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, मतलब सबसे कम तापमान पे। क्लियर है? वैसे इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। इसका सिर्फ आपको एग्जांपल ध्यान रखना है कि सुपर कंडक्टर्स और सुपर फ्लूइड्स किसके एग्जांपल है? बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट के। क्लियर है? ओके सो गाइस, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड please press the bell icon below for getting every notification for my new video. Okay so guys, thank you so much for watching.